हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल स्टडीज़ विद एक्सीलेंस एंड बीट द एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, जैसा कि रेलवे सामान्य विज्ञान पर के टॉपिक पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान से रिलेटेड एक वन लाइनर क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस पर आप लोग ध्यान से देखिए कि वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप पढ़ाई के लिए बहुत सी किताबें आप पढ़ जाते हैं, बहुत कुछ पढ़ जाते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर नहीं कर पाते। यहाँ हम एक एक टॉपिक पर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि एक टॉपिक पर किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सब पर डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू से अंत तक अच्छे से देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहते हैं, जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सबसे पहले यहाँ पढ़ते हैं, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अर्थात चाल का अगर आप आता है फ्रेंड्स वहाँ, तो इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो चाल बराबर फ्रेंड्स होता है कि दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय अगर पूछे चाल का फार्मूला, तो आप इसे कर सकते हैं। कभी कभी चाल का मात्रक पूछता है, तो दूरी का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड, तो चाल का मात्रक क्या होगा? मीटर बटे सेकंड। एसआई प्रणाली या एमकेएस प्रणाली में मीटर बटे सेकंड होगा। अगर यही चाल का मात्रक सीजीएस प्रणाली में पूछेगा, तो चाल बराबर फ्रेंड्स ये दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अर्थात एमकेएस या एसआई प्रणाली एक ही लगभग सेम होता है। तो दूरी की मात्रक को मीटर में, समय को मात्रक को सेकंड में मापते हैं, इसलिए एमकेएस या एसआई प्रणाली में चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होगा। लेकिन सीजीएस पद्धति में अगर देखा जाए, सीजीएस पद्धति में अगर देखा जाए तो दूरी के मात्रक को सेंटीमीटर में, समय को मात्रक को सेकंड में। अगर सीजीएस में पूछेगा चाल का मात्रक क्या होता, सेंटीमीटर प्रति सेकंड होगा, ये याद रखना होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा चाल से रिलेटेड क्वेश्चन। हम लोग देखें कि चाल की परिभाषा पूछ सकता है। तो चाल की परिभाषा क्या होती है, यहाँ हमने देखा कि इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और चाल का अगर फार्मूला पूछे कि चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। और मात्रक अगर आएगा, मात्रक क्या होगा? दूरी का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड। एमकेएस या एसआई प्रणाली में मीटर प्रति सेकंड ही होगा, लेकिन सीजीएस प्रणाली में चेंज हो जाएगा, क्योंकि सीजीएस प्रणाली में दूरी को सेंटीमीटर मापते हैं, इसलिए सेंटीमीटर प्रति सेकंड सीजीएस प्रणाली में होगा। तो ये फ्रेंड्स चाल। आगे हम लोग देखते हैं, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। अर्थात इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। लेकिन वहीं पर अगर निश्चित दिशा, फ्रेंड डिफरेंट इसमें है कि निश्चित दिशा अगर कह देगा तो वो चाल नहीं, वो बल्कि क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा। अब फ्रेंड, निश्चित दिशा में वेग होगा, बाकी वेग का बराबर भी होता है दूरी बटे समय। जो मात्रक चाल का होगा वही वेग का भी होगा, जो फार्मूला चाल का होगा वही वेग का भी होगा। लेकिन इसमें डिफरेंट ये है कि वेग में निश्चित दिशा होती है, चाल में दिशा नहीं होती। अब जिसमें अगर दिशा होती है तो वो राशियों में आते हैं, तो जो दिशा होती है वो सदिश राशि होती है, और जिसमें दिशा नहीं होती है वो अदिश राशि। अब चाल में दिशा नहीं है तो चाल क्या होगा फ्रेंड्स? चाल होगा अदिश राशि होगी। और वेग में दिशा भी होती है तो वेग क्या होगी? सदिश राशि होगी। तो ये आप लोगों को याद रखना। अब अदिश और सदिश क्या होते हैं उसकी भी परिभाषाएं होती हैं कि यदि सदिश राशि होता, सदिश राशि ऐसी राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, वो सदिश राशि कहलाएगा। और जिसमें परिमाण और दिशा नहीं होगा, परिमाण होगा दिशा नहीं होगी, वो अदिश राशि कहलाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर क्वेश्चंस आता है कि चाल अदिश राशि है या सदिश राशि है, तो चाल में दिशा नहीं है, इसलिए चाल क्या है? अदिश राशि है। और यहाँ पर अगर वेग को पूछे तो वेग में दिशा है, इसलिए क्या है? सदिश राशि है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस फिर आगे इसमें डिस्कस भी किया गया है कि सदिश राशियों को परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है। अभी हमने डिस्कस किया कि अदिश में सिर्फ परिमाण होता है और सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होता है, ये ध्यान देखना है। तो वेग में हमने देखा क्या? वेग में परिमाण तो था ही, लेकिन दिशा भी था कि निश्चित दिशा में दूरी किए, इसलिए वेग क्या हुआ? सदिश राशि हुई। और चाल में दिशा नहीं था, इसलिए केवल परिमाण था, इसलिए चाल क्या हुई? अदिश राशि हुई। याद रखना है, क्वेश्चन इस पर पूछेगा। नेक्स्ट यहाँ पर कहा भी गया भी है कि चाल एक अदिश राशि है,
जबकि वेग एक सदिश राशि है। अगला देखते हैं, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। अब फ्रेंड विस्थापन कहते हैं, विस्थापन अर्थात और विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकती। अब हम विस्थापन और दूरी देखते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स कोई भी वस्तु है, यहाँ ए मान लेते हैं, यहाँ बी मान लेते हैं, यहाँ सी और यहाँ डी। ए से चला बी, बी से चला सी, सी से चला डी। अब यहाँ पर पहुँच गया, तो अगर उससे पूछा जाए कि कितनी दूरी तय किया तो आप क्या कहेंगे, ए प्लस बी। ए से चला बी, यहाँ 4 किलोमीटर, यहाँ 5 किलोमीटर, यहाँ 2 किलोमीटर, तो आप जोड़ लेंगे 4 5 9, 9 और 2 11 किलोमीटर चला, अर्थात उसने दूरी जितनी तय की 11। लेकिन अगर विस्थापन वहाँ पर पूछ लिया जाएगा तो आप इसे नहीं जोड़ेंगे, अर्थात ये नहीं जोड़ा जाएगा। विस्थापन क्या होता है कि प्रारंभिक और अंतिम वस्तु की जो दूरी होती है वही विस्थापन होता है। तो फ्रेंड्स विस्थापन प्रारंभिक, अब ये किसी न किसी निश्चित दिशा में रुकेगा, इसलिए ये क्या है, एक दिशा भी इसकी निश्चित हो रही है, इसलिए विस्थापन क्या होगा, विस्थापन जो हो जाएगा वो सदिश राशि होगी। लेकिन दूरी सदिश राशि नहीं होगी, क्योंकि दूरी में कोई दिशा नहीं होगी, किसी भी दिशा में जाकर कहीं भी रुक सकता है, कोई फिक्स दिशा नहीं होता है दूरी की, इसलिए दूरी क्या होगी, अदिश राशि होगी। और दूरी शून्य, विस्थापन शून्य नहीं हो सकता। देखते हैं इसे कि फ्रेंड्स दूरी जैसे मान लेते हैं, कोई व्यक्ति है ए से चला बी पर आया, बी से चला सी पर आया, सी से चला डी पर आया, डी से चला फिर ए पर आ गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर देखा जाए तो अंतिम और प्रारंभिक अवस्था इसका सेम है, ए पर पहुँच गया, अंतिम ए से गया ए पर आ गया, तो अंतिम और प्रारंभिक अवस्था सेम है, इसलिए विस्थापन इसका क्या होगा, 0 हो सकता है, लेकिन दूरी 0 नहीं हो सकता। ए बी बी सी सी डी सबको जोड़ करके जितना आएगा वो दूरी हो जाएगी। तो ये याद रखना है फ्रेंड्स कि दूरी और विस्थापन में डिफरेंट है। विस्थापन में दिशा होता है, दूरी में दिशा नहीं होती। जिसमें दिशा होगा वो क्या होगा, सदिश राशि होगी, जिसमें दिशा नहीं होगा वो अदिश राशि होगी, याद रखना होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वेग प्रति इकाई समय में परिवर्तन होने वाले उस पिंड को त्वरण कहते हैं। अर्थात वेग इकाई समय में अचानक वेग परिवर्तन हुआ, अचानक वेग परिवर्तन हुआ तो उसे त्वरण कहेंगे। और त्वरण जो होता है वे वेग में ही होता है, चाल में परिवर्तन से वे त्वरण नहीं उत्पन्न होता। फिर देखते हैं त्वरण और विस्थापन दोनों ही क्या है, सदिश, अर्थात वेग सदिश राशि होगी तो वेग परिवर्तन को त्वरण कहेंगे, इसलिए त्वरण भी क्या होगी, सदिश राशि होगी। विस्थापन में भी दिशा होता ही है, ये क्या होगी, सदिश राशि होगी। आगे हम लोग देखते हैं, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार कहा गया है कि कोई वस्तु अगर गतिशील है तो वह गतिशील और स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। अर्थात न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु अगर चल रही है तो चलती रहेगी, और अगर रुकी हुई है तो रुकी रहेगी जब तक इस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करेगा। ये न्यूटन का प्रथम नियम होगा। आगे फ्रेंड्स इसका एक्सप्लेन किया गया है, व्याख्या कि विराम के जड़त्व के कारण रुकी हुई वस्तु गाड़ी को अकस्मात चलने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। अर्थात फ्रेंड्स कोई भी गाड़ी रुकी हुई है अचानक चल देती है तो यात्री जो भी बैठते हैं वो पीछे की तरफ झुक जाते हैं। लेकिन अगर गाड़ी चलती रहेगी, अचानक रुक जाएंगे तो यात्री क्या होंगे, आगे की ओर झुकेंगे। तो याद रखना है, क्वेश्चन इस पर पूछेगा फ्रेंड्स घुमा करके कि अगर कोई विराम के कारण कोई वस्तु जड़त्व कार्य, विरामावस्था में जो गति उत्पन्न होती है उसे जड़त्व कहते हैं। गति के जड़त्व कारण जो भी होगा उसमें लोग आगे की ओर झुकेंगे और विराम के कारण पीछे की ओर झुकेंगे, ये याद रखना है। आगे देखते हैं कि विराम के जड़त्व के कारण डंडे से प्रहार करने पर कोट के धूल झड़ जाते हैं। तो कोई भी कोट है फ्रेंड्स, कोट है या कोई भी वस्तु है, उसे अगर विराम के कारण डंडे से प्रहार करने से उसकी झड़ जाते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा, अर्थात मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि बल की परिभाषा किससे प्राप्त होती है, न्यूटन के प्रथम नियम से होती है। आगे व्याख्या आप करेंगे कि बल जो है द्रव्यमान के समानुपाती होता है, वो न्यूटन का द्वितीय नियम कहा गया है। लेकिन बल का जो परिभाषा मिलता है वो प्रथम से लिया गया है, द्वितीय से नहीं लिया गया है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, क्वेश्चंस लगभग पूछा जाता है उसमें घुमा करके। आगे देखते हैं, बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है, बल कहलाता है। कोई वस्तु अगर स्थिर है, इस पर बल लगाएंगे तो ये गतिशील हो जाएगी, कोई गतिशील है अगर बल लगाएंगे तो ये रुक जाएगी, अर्थात वो बल होगा। बल जो होगा वो प्रारंभिक अवस्था से गति की अवस्था में या गति की अवस्था से प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करता है।
आगे हम देखते हैं किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण कोणीय वेग कहलाता है। कोई भी पिंड है, अगर इसके ध्रुवांतर यहाँ से चला, फिर यहाँ से आया, यहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर जो कोण बना ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी जो जिस तय किया ये कोणीय वेग कहलाएगा। कोणीय वेग का जो मात्रक होता है रेडियन पर सेकंड होता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, न्यूटन के प्रथम नियम गति के नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। तो प्रथम नियम से बल की भी परिभाषा याद रखना है फ्रेंड्स, अभी हम लोग ऊपर पढ़े। और प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं या गैलीलियो का भी नियम प्रथम, अर्थात जड़त्व का नियम भी कहते हैं या गैलीलियो का नियम भी प्रथम नियम को ही कहते हैं। आगे देखते हैं, किसी वस्तु के मात्रा और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अर्थात वेग और वेग की मात्रा, वस्तु की मात्रा और वेग, वस्तु की मात्रा मतलब द्रव्यमान यम और वेग v है mv, अर्थात द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहेंगे, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर देखा गया था तो कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। ये देखा गया तो उसमें बल नहीं दिखाया गया था। और द्वितीय में यहाँ आरोपित बल, लेकिन क्वेश्चन जो बनता है कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम के द्वारा होता है, तो प्रथम के द्वारा ही होता है। अर्थात वहाँ पर बल का यूज होता है कि बल द्वारा किसी स्थिर वस्तु को गतिशील को स्थिर में कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स बल की परिभाषा याद रखना है, कन्फ्यूज नहीं होगा। यहाँ पर डिफरेंट ये है दोनों में कि यहाँ संवेग परिवर्तन जो होता है बल के समानुपाती होता है और द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और त्वरण की दिशा बल की दिशा में ही होती है, न्यूटन के द्वितीय नियम में है। न्यूटन के द्वितीय नियम कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, किसके अंतर्गत आएगा, न्यूटन के द्वितीय नियम के अंतर्गत आएगा। या न्यूटन के द्वितीय नियम के अंतर्गत क्या आएगा फ्रेंड्स, उसमें पूछा जाएगा तो आपको ये परिभाषा उसमें पूछ लिया जाएगा। और भी पूछ सकता है कि त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है किसके अनुसार, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार। तो इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। अर्थात न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। याद रखना है कि प्रथम से बल की परिभाषा निकलती है और द्वितीय से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। फ्रेंड्स दोनों याद रखना है, क्वेश्चंस इसमें पूछेगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय में कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को वस्तु का आवेग कहते हैं। अर्थात कोई वस्तु किसी वस्तु पर यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक कार्य कर रहा है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल और जितने समय तक कार्य कर रहा है उन दोनों का गुणा कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, आवेग कहलाएगा। तो इस तरह से रहेगा फ्रेंड्स। आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि जिस बल का परिणामी शून्य नहीं होता है उसे असंतुलित बल, अर्थात संतुलित बल वो होता है जिसका परिणामी शून्य हो जाता है और असंतुलित बल वह होता है जिसका परिणामी शून्य नहीं होता। दोनों में डिफरेंट है, याद रखना है कि दोनों में डिफरेंट ये है कि संतुलित बल होगा जिसका परिणामी रिजल्टेंट फोर्स अर्थात जीरो हो जाएगा, संतुलित होगा, जीरो नहीं होगा तो असंतुलित होगा। अगला है, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया भी होती है। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार फ्रेंड्स कोई भी दीवार है, इस पर अगर हम बल लगाएंगे दीवार सेम उसी तरह से तब तक बनी रहेगी जब तक हमारा बल दीवार के बल से कम रहेगा। हमारा बल जैसे कम रहेगा इसका मतलब ये है कि जितना हम दीवार पर बल लगा रहे हैं दीवार भी हमको उतने ही बल से धकेल रही है। तो यहाँ क्या होगा, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार होगा। तो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार इसी से व्याख्या होती है कि प्रत्येक क्रिया जितना हम क्रिया लगाते हैं उतना विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे ही बल इस दीवार पर हमारा दीवार से ज़्यादा हो जाता है दीवार गिर जाएगी। अर्थात उस तरह से जितना बल हम लगाएंगे उतनी प्रतिक्रिया बल भी लगता है, इसलिए न्यूटन के तृतीय नियम के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है। अर्थात संवेग संरक्षण से ही होता है, कांस्टेंट होता है फ्रेंड्स, अपरिवर्तित होता है। यहाँ पर संरक्षण का मतलब
संचित रहता है, अर्थात संरक्षण से आप समझ सकते हैं कि इसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो वही कहा गया, किसी कणों के समूह पर कोई बल अगर नहीं लग रहा है तो उसके पर कोई संवेग पर अपरिवर्तित रहता है, अर्थात चेंज नहीं होता है। उसका संवेग जो होता है अपरिवर्तित रहता है, वही संवेग संरक्षण का सिद्धांत रहेगा। आगे देखते हैं, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है कि अभिकेंद्रीय बल में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर अगर चलती है तो उस पर बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। अर्थात कोई भी वृत्ताकार पथ पर अगर कोई वस्तु चल रही है तो अगर ये चलती रहती है बार बार, तो यहाँ पर केंद्र पर एक बल काम करता है जो उसे बैलेंस करके रखता है, तो ये अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अर्थात मौत के कुआं में जो भी गाड़ियाँ लोग चलाते हैं फ्रेंड्स, अगर देखिए तो वहाँ मौत के कुएं में जो गाड़ियाँ चलती है उस पर अभिकेंद्रीय बल काम करता है जो उन्हें बैलेंस करके रखता है। अगर बैलेंस कम होगा वो लोग। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, अपकेंद्रीय बल। अर्थात अपकेंद्रीय बल क्या होता है उसे देखते हैं। अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल दोनों अलग अलग होते हैं। अभिकेंद्रीय जो केंद्र की ओर लगते हैं, अपकेंद्रीय अलग होता है। अपकेंद्रीय में क्या होता है कि प्रतिक्रिया बल वृत्ताकार पथ पर चलायमान वस्तु द्वारा अन्य वस्तु पर लगता है। अर्थात प्रतिक्रिया बल अर्थात जो भी अगर अपकेंद्रीय बल अगर कोई कार्य कर रहा है तो जितना अगर इधर से बल लग रहा है यहाँ पर चलायमान प्रतिक्रिया बल भी लग रहा है तो वो अपकेंद्रीय, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार अपकेंद्रीय बल का कार्य करेगा, ये याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना तथा इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। अर्थात अभिकेंद्रीय बल जो होता है पृथ्वी का सूर्य, अर्थात सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, अभिकेंद्रीय बल, या इलेक्ट्रॉन हो अपने नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है, अभिकेंद्रीय बल के कारण ही होता है, उसका एक उदाहरण है। कपड़ा आगे है, कपड़ा धोने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने की मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात ये दोनों उदाहरण से याद रखना है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय, ये अभिकेंद्रीय नहीं अपकेंद्रीय पर काम करता है, कपड़ा सुखाने की मशीन और दूध से मक्खन। अर्थात वृत्ताकार अगर मार्ग नहीं आएगा, याद रखना है आपको कि वृत्ताकार मार्ग अगर नहीं आ रहा है तो वो अभिकेंद्रीय नहीं होगा, अपकेंद्रीय होगा। वृत्ताकार मार्ग आ रहा है तो वो अभिकेंद्रीय होगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कि बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। बल द्वारा कोई भी, मान लेते हैं यहाँ पर पिंड है, कोई वस्तु यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ से बल लगाएंगे तो ये लगाते हैं तो ये घूमेगा, ये तो यहाँ पर क्या होगा, एक बल आघूर्ण होगा। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, विस्थापन यहाँ दूरी है अर्थात दूरी का मात्रक मीटर, तो न्यूटन मीटर होगा। तो ये याद रखना है कि बल आघूर्ण कि बल द्वारा, फिर से देख लेते हैं कि बल आघूर्ण एक सदिश राशि, अर्थात इसमें एक दिशा फिक्स होती है कि इसके सापेक्ष ये बल लग रहा है, इस दिशा इसलिए सदिश राशि है, और इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। अभी हमने देखा था कि बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन, अर्थात बल का मात्रक न्यूटन होता है, विस्थापन का मात्रक मीटर, तो ये न्यूटन मीटर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी पिंड का भार वह बल है जिसे पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। भार वह बल है फ्रेंड्स कि जिसे पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है, भार कहलाता है। आगे देखते हैं कि जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो इसे कार्य होना समझा जाता है। कोई भी वस्तु अगर कार्य क्या होता है, कोई वस्तु यहाँ है और यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दिया जाएगा, कोई विस्थापन, एक दूरी विस्थापन यहाँ उपस्थित हुआ, इसलिए यहाँ पर कार्य किया गया, तो इसे कार्य कहेंगे। कार्य बराबर क्या होता है, विस्थापन, मतलब बल गुणित विस्थापन, तो ये कार्य हो जाएगा इसका भी। आगे देखते हैं, कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो कार्य की माप जो होती है लगाए गए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा आज का वीडियो। फ्रेंड्स मेरा वीडियो कैसा लगा इसे फ्रेंड्स लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जो चीज़ें समझ में न आई हो फ्रेंड्स को, कोई भी इशू रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, हम हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो फ्रेंड्स तब तक मिलते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।